नमस्कार। आप सभी का सादर अभिवादन। मैं हरीश कुमार पांडे, सहायक प्राध्यापक, आदित्य प्रकाश चालान टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज से स्टूडेंट्स फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट फॉर ह्यूमैनिटीज प्रोग्राम के तहत आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं और यह उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने घरों में कुशलतापूर्वक होंगे और अध्ययन में लगे होंगे। आप लोगों की ये जिज्ञासा होगी कि सर हम लोगों को तो मिल नहीं रहे हैं, तो हम लोग भौतिक विज्ञान के आविष्कारों का प्रयोग करके आपके सम्मुख उपस्थित हैं और बीएड पाठ्यक्रम के लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम कोर्स 4 पेपर के यूनिट 3 क्वेश्चनिंग टेक्निक्स के अंतर्गत आज हम लोग परिचर्चा करेंगे। आप जब भी इस ऑडियो विजुअल टीचिंग मटेरियल एड्स को आप लोग देखें, सुने, तो अपने साथ एक पेन और एक नोटबुक जरूर रखें। इससे आप लोगों को यह फायदा होगा कि महत्वपूर्ण बातें आप लोग लिखते जाएंगे और जहां पे आप लोगों को शंका उत्पन्न होगी उस प्रश्न को, उन बातों को आप लोग अपने नोट पैड में नोट कर लेंगे और जब भी हम लोग मिलेंगे तो फिर उस पर परिचर्चा कर लेंगे। तो हम लोग चर्चा करते हैं आज क्वेश्चनिंग टेक्निक्स पर। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में क्वेश्चनिंग टेक्निक्स की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है। शिक्षक जब भी कक्ष में विद्यार्थियों के सम्मुख उपस्थित होता है तो वो कुछ बातों को जानने के लिए आपसे प्रश्न पूछता है। शिक्षण प्रक्रिया ही क्यों, हम जीवन में जब भी एक दूसरे से मिलते हैं तो प्रश्न ही पूछते हैं, आप कैसे हैं। यह क्या है? यह एक प्रश्न ही है। हम इंटरव्यू, हम मौखिक परीक्षा, हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए, अपने विचारों को दूसरे के सम्मुख प्रकट करने के लिए, कुछ करके सीखने के लिए, अपनी अभिव्यक्ति क्षमता को और बढ़ाने के लिए हम इस प्रश्न का, हम इस कौशल का, हम इस विधि का, इस प्रविधि का हम बहुतायत में प्रयोग करते हैं। हम सामान्यतः अपने जीवन में यह कहते और सुनते पाए होंगे कि अमुक व्यक्ति बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछता है, उसके प्रश्न पूछने की कला अद्भुत है। आप लोग टेलीविजन पर प्रसारित होने वाले सभी प्रोग्राम्स को आप लोग जो देखते होंगे उसमें सर्वाधिक प्रश्न ही पूछे जाते हैं और सन्मुख वाला व्यक्ति उत्तर देता है। शिक्षक से भी सर्वाधिक प्रश्न ही पूछे जाते हैं और शिक्षक उसका जवाब देता है। वकालत पेशे में, अभिकर्ता के पेशे में सर्वाधिक प्रश्न ही पूछे जाते हैं और जिनको इस कौशल में महारत हासिल हो जाता है वह उतना ही सफल शिक्षक, वह उतना ही सफल व्यक्तित्व का मालिक बनता है। पाठ्यचर्या, अध्यापक एवं अध्यापन विधियां शैक्षिक प्रक्रिया के महत्वपूर्ण घटक हैं। बालक जैसे जैसे प्राथमिक शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा की ओर, माध्यमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा की ओर आगे बढ़ता रहता है, उसके पाठ्यचर्या में विस्तार के साथ साथ
अध्यापन विधियों में भी विस्तार का अनुभव करता है। प्रश्न करना, प्रश्न पूछना, क्वेश्चनिंग टेक्निक एक कला है और एक कौशल भी है। और कला और कौशल यह एक दिन में नहीं आती है, यह अभ्यास का काम है। शिक्षक जब विद्यार्थियों के सन्मुख एक निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सन्मुख होता है तो वह कुछ प्रश्न पूछता है। पूर्व काल में शिष्य अपनी जिज्ञासाओं का समाधान पाने के लिए गुरु के सन्मुख प्रश्नोत्तर माध्यम से ही अपनी जिज्ञासा को शांत करते थे। इस विधि के प्रवर्तक, नोट कर लें, इस विधि के प्रवर्तक सुकरात को माना जाता है। सुकरात से ही यह प्रश्नोत्तर विधि का जन्म हुआ है। सुकरात अपने जीवन काल में सर्वाधिक इस विधि का प्रयोग किए थे और जिज्ञासुओं के जिज्ञासा को समाधान करने के लिए वह प्रश्न पूछ लेते थे और उनका जवाब देते थे। क्वेश्चनिंग विधि के कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं। प्रश्न पूछना निरुद्देश्य नहीं है, प्रश्न पूछना एक उद्देश्यपूर्ण है। शिक्षक विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का आकलन करने के लिए, सिखाए गए विषय वस्तु की परख करने के लिए, उनकी प्रभावशीलता को जानने के लिए और अधिगम प्रक्रिया कहाँ तक प्राप्त हुई है इसको जानने के लिए यदि कोई विधि है तो वह विधि क्वेश्चनिंग ही है, वह विधि प्रश्नोत्तर ही है। हम अपने जीवन में यह अनुभव किए होंगे कि जब भी हम कोई कहीं नामांकन लेने जाते हैं और जैसे ही हमारे नामांकन लेने वाले हमारे सम्मुख उपस्थित होते हैं तो वो हमसे क्या करते हैं? प्रश्न ही तो पूछते हैं। आपका नाम क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है, आपने कितनी परसेंटेज प्राप्त किया है, क्यों पूछते हैं? क्योंकि इनकी एक जिज्ञासा होती है एक जानने की कि आप जिस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आए हैं वह उद्देश्यों में आप पूर्व में क्या जानकारी रखते हैं। पाश्चात्य मनोविज्ञानी रूसो इस बात का समर्थन करते हैं और कहते हैं कि प्रश्न विद्यार्थियों से पूछे जाएं और विद्यार्थी प्रश्न को पूछे, इससे विद्यार्थियों में अधिगम की प्रक्रिया जितनी सफल हो सकती है उतनी अन्य कोई विधि नहीं। 1982 में सिंह एवं शर्मा ने इस बात को परिभाषित करते हुए कहा कि विभिन्न तकनीकियों का प्रयोग कर छात्रों से सही उत्तर प्राप्त करने के कौशल को प्रश्न कौशल कहते हैं। 1982 में ही जंगीरा और सिंह ने इस बात को दूसरे शब्दों में कहा कि क्वेश्चनिंग प्रविधि वह कौशल है जिसमें छात्र की अनुक्रिया पर क्रम से प्रश्न पूछकर गहराई तक पहुंचाया जाता है, जिससे छात्र से निर्धारित उत्तर प्राप्त किया जा सके।
यदि हम इसके उद्देश्यों पर चर्चा करें तो इसके 3 मुख्य उद्देश्य हैं और बाकी सब गौण उद्देश्य में आएंगे। 3 उद्देश्य कौन कौन से हैं आप लोग नोट भी कर सकते हैं कि पहला है शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बनाना। शिक्षण का क्या उद्देश्य है कि आप जो पढ़ाने जा रहे हैं वो विद्यार्थी समझ जाए, पूछे जाने पर बता सके और अपने दैनिक जीवन में प्रयोग कर सके। इसकी जांच करने के लिए कितना विद्यार्थी ने अर्जित किया, हम इसको प्रश्नों के माध्यम से ही जान पाते हैं कि विद्यार्थी कितना इसको जान पाया है। शिक्षक केवल पढ़ाता जाए और अधिगम करता उसको केवल श्रोता बनकर सुनता जाए तो यह शिक्षण प्रभावशाली नहीं कही जाएगी। प्रभावशाली शिक्षण वह है जिसमें इंटरैक्शन होता रहे। इंटरैक्शन का मतलब विद्यार्थी और टीचर के दोनों के बीच में के मध्य में वार्तालाप होता रहे। क्योंकि शिक्षक जब पढ़ाता है तो विद्यार्थी के मन में भी जिज्ञासा उत्पन्न होती है और यदि उन जिज्ञासाओं को प्रश्न के रूप में नहीं लिया गया तो विद्यार्थी की जिज्ञासा शांत हो जाती है और हो सकता है कि वो बाद में प्रश्न करे ही ना। और एक सफल व्यक्ति, एक सफल विद्यार्थी वही हो सकता है जिसको प्रश्न पूछने की कला और उत्तर देने की कला दोनों की योग्यता उसके अंदर समाहित हो। इसका दूसरा उद्देश्य है अर्जित ज्ञान के परीक्षण के लिए। शिक्षक जब कक्ष में उपस्थित होता है तो विद्यार्थियों को जो कुछ भी पढ़ाता है, विद्यार्थियों ने उसको कितना अधिगम किया, कितना सीखा, इसकी जांच के लिए वह विद्यार्थियों से कुछ प्रश्न पूछता है और उस प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से यह जान जाता है कि विद्यार्थी विषय वस्तु को कितना समझ पाए हैं और कितना ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। तीसरा, किसी बिंदु को स्पष्ट करने के लिए यदि आप व्याख्यान विधि से शिक्षण कार्य कर रहे हैं तो विद्यार्थी आपके महत्वपूर्ण बातों को नोट भी करते जाते हैं और जहां पे प्रश्न उनको डाउट होता है वो उसको अंडरलाइन कर लेते हैं और फिर उस पर टीचर से पूछते हैं कि सर यह ऐसा क्यों है, और यदि इसको इस रूप में परिवर्तित हो जाए तो फिर ये क्या हो सकता है। अच्छा, यदि आप ब्लैक बोर्ड पर इस बातों को लिख रहे हैं तो विद्यार्थी उस बात पर इंगित करता है कि सर यह बातें, यह बिंदु हमें इस समझ में नहीं आ रही है, आप इसको और ज्यादा स्पष्ट करें। यदि श्यामपट्ट पर आपने वह बातें लिखी हैं तो इसमें दोनों को सहायता प्राप्त होती है, विद्यार्थी को भी क्योंकि उसको प्रश्न जहां पर उसको शंका है वह दिखता है, और शिक्षक को भी क्योंकि जब सन्मुख प्रश्न होता है तो उसका उत्तर देने में काफी सहजता और सरलता का अनुभव होता है। अच्छा, अब क्वेश्चनिंग के कुछ कंपोनेंट्स भी हैं। कंपोनेंट्स को घटक, प्रश्न के कुछ घटक भी होते हैं तो उसके घटक को हम लोग नोट करेंगे। नंबर 1, व्याकरण के दृष्टिकोण से प्रश्न सही होने चाहिए। बहुत से प्रश्न
अगर व्याकरणीय दृष्टिकोण से अगर गलत हो जाए तो वो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। कहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ पे कामा लगाना है, कहाँ पे अर्धविराम है, इसका ज्ञान, कहाँ पर कितना जोर देना है, कहाँ पर आरोह और अवरोह उन प्रश्नों में झलकता है। कहाँ पर जिस विषय को आप जानना चाहते हैं उस पर किस पे बल दिया जा रहा है। तो यदि हम इसको देखें व्याकरण दृष्टिकोण को, तो मैं आपको एक छोटा सा एक उदाहरण रखता हूं, आप लोग जरा इसको देखें। एक विद्यार्थी अपने शिक्षक से प्रश्न पूछता है कि सर जड़मेथा का अर्थ क्या होता है। अब शिक्षक ने कहा कि भाई जड़मेथा, अच्छा कल बताएंगे, आज नहीं देख पाए हैं, कल इसको बात को बताएंगे। शिक्षक ने बहुत ढूंढा, अब तो विद्यार्थी रोज पूछे कि सर जड़मेथा का अर्थ क्या होता है। 2 दिन 3 दिन गुजर गए तो शिक्षक ने विद्यार्थी से पूछा कि ये तुमने कहाँ पढ़ा है। तो बोला सर हमारे पास किताब है, हम पढ़ रहे थे। तो बोला किताब को लेके आना। किताब को लेके आए तो उसमें लिखा था एक सांप जड़ में था। क्या हो गया, उसने ध्यान ही नहीं दिया और केवल उसमें जड़ में था, मतलब जड़ में था, 3 शब्दों को एक में मिला दिया और किसके प्रश्न को खड़ा कर दिया। प्रश्न का उत्तर आएगा क्या? ये तो सिर्फ एक उदाहरण है, ऐसे बहुत से व्याकरण गलत होते हैं। हर एक शब्दों के एक पारिभाषिक शब्दावली होती है। यदि उन पारिभाषिक शब्दावलियों का अगर प्रयोग न हो प्रश्नों में, तो फिर वो प्रश्न बहुत सही नहीं बन पाते हैं। दूसरा, प्रश्न छोटा हो, बहुत बड़ा न हो। कभी कभी प्रश्न पूछने वाला इतना लंबा प्रश्न ही पूछ देगा कि उत्तर देने वाला ये समझ ही नहीं पाता है कि हमें क्या उत्तर देना है। वो प्रश्न कम, व्याख्यात्मक रूप ज्यादा हो जाता है। प्रश्न बिल्कुल छोटे हों, सारगर्भित हों। एक एग्जाम्पल मैं दूं, इस समय आप लोग रामायण और महाभारत टीवी में देख रहे हैं लॉकडाउन में, तो गीता वाले अध्याय में आप लोग वहां पहुंचे होंगे। तो वहां पर अर्जुन एक प्रश्न पूछता है कृष्ण से, क्योंकि दर्शन का प्रश्न है और मैं थोड़ा सा मुझे इंटरेस्ट भी है, तो मैंने वहां पे एक प्रश्न दर्शन से ही रख लिया कि स्थित प्रज्ञ पुरुषः का भाषा। कितना छोटा सा प्रश्न है कि हे मधुसूदन, स्थित प्रज्ञ पुरुष के क्या लक्षण है। और इसकी व्याख्या बहुत बड़ी है। कितना छोटा सा प्रश्न, कितना सारगर्भित प्रश्न, सारी बातों को सम्मिलित किए हुए ये प्रश्न है। तो ऐसे ही प्रश्न क्या होने चाहिए? प्रश्न छोटे और सारगर्भित हो, बहुत बड़े ना हो। एक दूसरा उदाहरण एक ध्यान में आ रहा है, मैं आपको बताऊं। जैसे कि प्रश्न कोई पूछता है कि विद्यार्थियों, क्या आप इस प्रश्न को बता सकते हैं कि भारत के प्रथम नागरिक का क्या नाम है? देखिए प्रश्न कितना बड़ा हो गया और कितना कठिन भी हो गया ना, जिसको अंग्रेजी में लेंदी कहते हैं। कितना भी बड़ा प्रश्न हो गया। हम इसको छोटे से में पूछ सकते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री का क्या नाम है, भारत के राष्ट्रपति, प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति का क्या नाम है। लेकिन प्रश्न कितना घुमा के पूछा गया। इससे क्या होता है कि जो मूल विषय होती है वह क्या होती है, विषयांतर हो जाती है। तीसरा, उपयुक्तता। प्रश्न उपयुक्त हो, ऐसा ना हो कि जो शिक्षण हो रहा है उससे उसकी कोई उपयुक्तता ही नहीं, कोई मतलब की बात ही नहीं। एक प्रश्न को, इसको भी एक उदाहरण से समझिए। जैसे हिस्ट्री से इस प्रश्न को मैंने लिया है
तो कि आप एक टीचर के रूप में आप पढ़ा रहे हैं क्या? महात्मा गांधी की नमक जो सत्याग्रह, नमक आंदोलन जो उन्होंने किया था, तो नमक आंदोलन आपने पूछा विद्यार्थियों कि नमक आंदोलन कब हुआ था। अब वहां पे नमक के बारे में नहीं पूछा गया। उन्होंने जो एक आंदोलन चलाया, जो एक मार्च किया, वो मार्च उन्होंने कब किया, ये प्रश्न पूछा गया। अब कोई बताते बताते अब नमक के प्रकार बताने लगे कि नमक के ये बातें उसमें जाना, तो ये क्या हो गया? ये उपयुक्त नहीं है। समय के हिसाब से समय पूछा गया, जो पूछा जाए उतना ही प्रश्नों का उत्तर दिया जाए। विशिष्टता का देखिए, उपयुक्तता का से ही आगे जो बनता है विशिष्टता। जैसे कि जब आप लोग प्रश्न बनाते हैं तो एक आप लोग लिखते हैं कि जनरल एम, तो जो आपका जनरल एम होता है वह आपका विषय से संबंधित होता है। जैसे आप पढ़ा रहे हैं ज्योग्राफी, तो जो आपका जो सामान्य उद्देश्य बनेगा वह आपका विषय से संबंधित होगा। मतलब आपका विषय क्या है? भूगोल, तो वो आपका भूगोल से संबंधित होगा। जैसे विद्यार्थी भूगोल में रुचि ले सकेंगे, विद्यार्थी भूगोल विषय में रुचि ले सकेंगे। अब इसको विशिष्टता, और फिर आप लोग विशिष्ट उद्देश्य भी बनाते हैं। तो विशिष्ट उद्देश्य का क्या मतलब हुआ कि जो प्रकरण से संबंधित है। जनरल एम हो गया विषय से संबंधित, और स्पेसिफिक एम हो गया प्रकरण से संबंधित। तो विशिष्टता का अर्थ यहां पर प्रकरण से संबंधित प्रश्न ही है। जो प्रकरण आप पढ़ा रहे हैं, अपने प्रकरण से संदर्भित प्रश्न ही पूछें, यह इसकी विशिष्टता है। प्रश्न द्वंद्वात्मक न हो। कभी कभी बहुत से प्रश्नों ऐसे प्रश्न हो जाते हैं जिसके उत्तर द्वंद्व के, दो अर्थी हो जाते हैं, उसका ये भी रूप निकलता है। अगर शिक्षा के एजेंसी पूछा जाए, शिक्षा के अभिकरण, तो ये प्रश्न का बहुत ज्यादा सटीक है और बहुत ज्यादा स्पष्ट है कि शिक्षा के एजेंसी पूछी गई है। शिक्षा के अभिकरण, हम कह सकते हैं कि शिक्षा के 3 एजेंसी है, 3 वो इसके अभिकरण है: औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक, फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल। लेकिन अगर इसको पूछे शिक्षा के कितने रूप होते हैं, ऐसे प्रश्न आते हैं। मैं प्रश्न गलत नहीं है, लेकिन यह प्रश्न द्वंद्व है, रूप बदल सकता है। शिक्षा के रूप विद्यार्थी भी कुछ सोच सकता है, कहीं और भी कुछ